सीधे सीधे तौर पर देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से ही करते हैं। ह्यूमन राइट्स को ग्लोबल लेवल पर यह ब्लैंक चेक देना। 1980 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रायोट्स हुए। गांधी जी ने अपने निजी सहायक प्यारेलाल, मनु गांधी और कुछ नेताओं के बीच कहा था, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देने से देश की एकता बनी रह सकती है तो मैं उससे भी सहमत हूँ। सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसके संपादक हैं दुर्गा दास, एक भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया। वैसे तो भारतीय समाज पहले से ही वर्ण व्यवस्था पर बटा था। 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों से अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसी दौर में भारत में राजनीति में एक ट्रायंगल उभरा, अंग्रेजी सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1916 का लखनऊ पैक्ट, और यही वो पैक्ट है जिसने पाकिस्तान का बीज बो दिया। लद्दाख की ठंडी घाटियों में जो टकराव दिखा है और 1962 के युद्ध में उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। दारबुक शोक दौलत वेग ओल्डी सड़क का निर्माण यानी DSD-BO रोड, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ाकर गुस्साए भीड़ ने आतंक मचाते हुए बीजेपी कार्यालय में ही आग लगा दी। हिमालय की चोटी पर पिघलता है ग्लेशियर ये नहीं देखता कि भारत में हूँ या पाकिस्तान में। लेकिन जरा यहाँ रुकते हैं। भारत को इंटरनल डीस्टेबलाइज करने के लिए सबसे असरदार हथियार है आइला मोहम्मद लिखे पोस्टर उठाएं, लेकिन असल में इसकी शुरुआत तो कहीं और हो चुका होगा। भारत में भी नैरेटिव चलाए गए। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का खिताब दिया गया। धर्म की तो शुरुआत ही प्रेम और मानवता के लिए हुई थी। ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है मानवता को जिंदा रखने के लिए मानवता को ही काट दो। भारत एक ऐसा देश जहां सभ्यता ने पहली बार ज्ञान की ज्योति जलाई थी, और आज वही भूमि एक अदृश्य युद्ध के निशाने पर है। यह युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है, यह युद्ध लड़ा जा रहा है हमारे दिमागों में, हमारे बातों में, हमारे विश्वासों में। दुश्मन अब बंदूक नहीं उठाता, वह बस एक कहानी गढ़ता है, और हम उस कहानी पर यकीन कर लेते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी विचारों के नाम पर, कभी आज़ादी की आड़ में हमारे ही बीच दरारें पैदा की जाती है। आज भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच्चाई देख पा रहे हैं या किसी और की लिखी हुई कहानियां जी रहे हैं? क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये लड़ाई है भारत की आत्मा को बचाने की। इन सब को देखते हुए बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। नमस्कार। आज के समय में युद्ध की प्रकृति बदल चुकी है। युद्ध जरूरी नहीं कि गोलियों से हो। आज सबसे खतरनाक लड़ाई दिमागों में लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा युद्ध है जो प्राचीन से लेकर आधुनिक समय में भी अपनी उसी प्रकृति के साथ और भी मजबूत रूप से बनी हुई है, जिसे इंफॉर्मेशन वॉर या नैरेटिव वॉर भी कहा जाता है। आज हम समझेंगे कि यह क्या है, कैसे काम करता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है, किस प्रकार भारत के ही भीतर हम आप में से बैठे लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं और जिम्मेदार भी हैं। हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के ISI और अमेरिका के CIA नेटवर्क ने खासकर भारत में इस नैरेटिव वॉर को अंजाम देती है। इंफॉर्मेशन वॉर ये एक ऐसी रणनीति है जहां हर तरह की जानकारी और कहानी का इस्तेमाल किसी लक्ष्य को कमजोर करने के लिए किया जाता है, बिना पारंपरिक लड़ाई के और आपस में लड़ाकर। इसमें सरकार, सेना, निजी क्षेत्र और आम नागरिक सभी निशाने पर हो सकते हैं। इनका उद्देश्य ही होता है विरोधियों को मानसिक, राजनीति और सामाजिक तौर पर कमजोर कर देना। इस रणनीति में कई तकनीकें काम में लाई जाती हैं। सबसे पहला तकनीक है लोगों का मूर्ख होना। जी, सही सुना आपने, क्योंकि किसी भी देश की पहली हार यही हो जाती है। क्योंकि जब किसी देश का समाज बड़े स्तर पर सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और नैतिकता के स्तर पर शिक्षित नहीं है तो उस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। उसके बाद है ये इलेक्ट्रॉनिक और साइबर ऑपरेशन, नेटवर्क हमले, हैकिंग, मनोवैज्ञानिक अभियान, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लोगों के भावनात्मक और सोचने के तरीकों को प्रभावित करना, सोशल मीडिया और फेक न्यूज के जरिए तेजी से नैरेटिव फैलाना, झोला छाप मीडिया और आजकल के वो बड़े बड़े फेंकने वाले यूट्यूबर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जिसको सुनने और देखने के बाद सामने वाला खुद ही धीरे धीरे उस नैरेटिव्स, इमेज और कहानी के बहाव में खुद को बहाने के लिए छोड़ देता है।
जिसे इजी ड्रिवन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इस तरह का नैरेटिव वॉर देश की इंटरनल स्टेबिलिटी यानी आंतरिक स्थिरता को टारगेट करता है और उसकी वैश्विक ताकत बनने की क्षमता को प्रभावित करने का प्रयास करता है। नैरेटिव वॉर इतना खतरनाक होता है कि पूरे के पूरे सामाजिक धाराओं को मोड़ सकता है और फिर इसी सत्ता के भूख में बैठे भूखे गिद्ध पूरे राजनीतिक माहौल को बदलकर सरकार को बचाव की पोजीशन में ले जा सकता है या सत्ता से उतार फेंक सकता है। और बात सिर्फ सरकार के आने जाने की नहीं है, ये बात है किसी देश के गरिमा की, जो धीरे धीरे उस देश को अपनी मूल पहचान तक खोकर कीमत चुकाने पड़ते हैं। जैसे अतीत में अपनी ही स्वतंत्रता अपनी ही पहचान के लिए लड़ रहा भारत, या वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश हों या मिडिल ईस्ट के कुछ देश जैसे पैलेस्टीन और गाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नैरेटिव वॉर की शुरुआत सीधे सीधे तौर पर देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से ही करते हैं, जो लगता है देश के भीतर हो रहे इंफॉर्मेशन वॉर का पूरा कमान संभाले रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है, भारत में माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है। अभी हाल ही में कोलंबिया में राहुल गांधी ने कहा, देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2023 में उन्होंने कहा, इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। लंदन में उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर अंडर अटैक इन इंडिया। मैं राहुल गांधी से इतना ही कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी ही है जिसके सीने पर चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बुराई कर भारत में ही राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है किसी को ये अच्छा न लगे, लेकिन जरा सोचिए कि इस तरह से किसी देश के अपोजिशन लीडर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को इस तरह डिफेम कर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है। ह्यूमन राइट्स को ग्लोबल लेवल पर यह ब्लैंक चेक देना ताकि यूनाइटेड नेशन में भारत विरोधी देश द्वारा भारत को इस नैरेटिव पर घेरा जा सके, और इस तरह की नैरेटिव में विश्व भर में देश के प्रति एक अलग इमेज तैयार होता है, जो अन्य देश के साथ कूटनीतिक रिश्ते यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन, व्यापार और आर्थिक संबंध भी खराब होते हैं। आखिर आज भी ये अंग्रेजों के गोद में जाकर रोने वाली मानसिकता कब खत्म होगी? विश्व भर में कौन सा ऐसा वेस्टर्न देश या यूरोपियन देश है जो भारत में आकर अपने देश की शिकायत करते हैं? राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बात अगर लोकतंत्र खतरे में है कि करते हैं, तो उन्हीं की पार्टी कांग्रेस शासित भारत 2014 की पहले की बात करते हैं। 1969 के सितंबर में अहमदाबाद राइट्स हुए, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग मारे गए। कारण हिंदू मुस्लिम, और सरकार इंदिरा गांधी की थी। 1980 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राइट्स हुए, जिसमें 1500 लोग मारे गए और मुद्दा हिंदू मुस्लिम। 1984 का एंटी सिख राइट्स, जिसमें 1700 सिख मारे गए। 1989 का भागलपुर राइट्स, जिसमें 1161 लोग मारे गए। बिहार में बेलछी कांड, जो पूरे दलित गांव को आग लगा दिए गए। 2006 में अलीगढ़। 2012 का आसाम राइट्स, जिसमें 77 लोग मारे गए। 2013 का मुजफ्फरनगर राइट्स। खैर, इन सबको छोड़ दें तो इस देश का विभाजन ही किस आधार पर हुआ था? हिंदू मुस्लिम। गांधी जी ने अपने निजी सहायक प्यारेलाल, मनु गांधी और कुछ नेताओं के बीच कहा था, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देने से देश की एकता बनी रह सकती है तो मैं उससे भी सहमत हूँ, लेकिन देश को 2 टुकड़ों में बांटने से सहमत नहीं हूँ। तो क्या उन स्वतंत्रता संग्राम में से केवल एक व्यक्ति ही थे प्रधानमंत्री के काबिल? सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसके संपादक हैं दुर्गा दास, यह 12 खंडों में प्रकाशित सरकारी दस्तावेज श्रृंखला है, जिनमें लिखा है उस वक्त कांग्रेस ने चुनाव के लिए 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की राय मांगी और नतीजा क्या आया? 11 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। एक भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया, लेकिन गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। आप चाहें तो कुछ और अलग अलग रेफरेंसेस देख सकते हैं, जिनके नाम मैं दे देता हूँ। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, VP मेनन द्वारा लिखित है। ये सरदार पटेल के सबसे नज़दीकी अधिकारी रहे हैं। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, और एक और किताब है द लास्ट डेज ऑफ द राज।
ये एक ब्रिटिश पत्रकार हैं और इतिहासकार भी रह चुके हैं। चलिए अब आगे कुछ और बात करते हैं। साल 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार इतना ताकतवर थी कि संविधान में जो मन आ रहे हैं सबको बदल दे रहे हैं। मामला गोलकनाथ केस से लेकर केशवानंद भारती केस तक आया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार मूल अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और फिर 1976 की इमरजेंसी, इसी दौरान उनके बेटे संजय गांधी ने फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन चलाया, मतलब जबरन नसबंदी का अभियान चलाया जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर। लोकतंत्र तब कहाँ थे? 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया कांड से पूरा देश सदमे में था। लोकतंत्र तब कहाँ थे? न जाने ऐसे कितने घटना है, लेकिन बीते वर्षों में देश ने जो देखा है उनसे नजरें नहीं मोड़ सकते। और देश के किसी भी दल के नेता हो, अगर इस तरह की बातें करते हैं जो देश में अराजकता को हवा देती है, तो ऐसी बातें नैरेटिव वॉर के हिस्सा नहीं, नैरेटिव वॉर ही मानी जाती है। जब नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका में भारत की छवि नष्ट करने वाली विभाजनकारी भाषण देते हैं और भारत विरोधी शक्तियों जैसे खालिस्तान या इल्हान उमर से मिलते हैं, तो सामान्य प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि देश में प्रखर रूप से विरोध होना चाहिए। जब कोई सार्वजनिक शख्स या नेता विदेश में विवादित बयान देता है या किसी ऐसे शख्स या समूह से जुड़ता है जो देश विरोधी एजेंडा के साथ दिखा जाता है, तो सामान्य प्रक्रिया में स्पष्ट और सशक्त संवाद होना चाहिए। फिर भी कई बार नैरेटिव इकोसिस्टम इतना ताकतवर होता है कि माहौल पलट जाता है और असल सवाल दब जाते हैं और विभाजनकारी ताकतें लगातार लाभ उठाती रहती हैं। भारत में इंफॉर्मेशन वार कोई नया विचार नहीं है। इनकी जड़ें उतनी ही गहरी है जितनी हमारी सभ्यता की। प्राचीन राजधर्म में ही इसका मूल दर्शन छिपा हुआ था, जहां शासन केवल सत्ता का नहीं कर्तव्य का प्रतीक था। कालिदास की एक पंक्ति है, सृष्टिकर्ता ने विश्व के प्रशासन का भार राजा को सौंपा है और यदि राजा में कोई दोष रह जाए तो उसका उत्तरदायी स्वयं राजा होता है। यानी शासन में गलती जनता की नहीं, राजा की जिम्मेदारी थी। राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कर्तव्य था धर्म पालन। यहाँ धर्म का अर्थ किसी धर्म मत से नहीं, बल्कि न्याय, नीति और लोक कल्याण से था। लेकिन समय बदला और भारत में नैरेटिव वॉर का पहला आधुनिक रूप दिखने लगा। ब्रिटिश शासन ने धर्म को आधिकारिक रूप से पहचान में बदल दिया। वैसे तो भारतीय समाज पहले से ही वर्ण व्यवस्था पर बटा था, लेकिन अंग्रेजों के आने पर भारतीय समाज को हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ऊंच नीच, भाषा, क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति के नाम पर आधिकारिक रूप से ऐसा बांट दिया ताकि कभी भी राजनीतिक एकता बन ही न पाए। ब्रिटिशों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों से अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए ताकि धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो सके। फिर जाति और वर्ग के आधार पर समाज को तोड़ा, ब्राह्मण, दलित और ऊंच नीच का जहर फैलाया। 1871 में जातीय जनगणना शुरू की गई ताकि लोगों में अस्थायी भेदभाव बना रहे। इसके बाद 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम में और पश्चिम बंगाल को हिंदू में बना दिया ताकि बंगालियों की एकता कमजोर हो जाए। साथ ही छोटे छोटे राज्यों और नवाबों को लालच देकर आपस में ही भिड़ा दिया और ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी के बदले उनका शासन बचाने का वादा किया। इस तरह ब्रिटिशों ने पूरे भारत को धर्म, जाति, भाषा और सत्ता के लालच में बांटकर सदियों तक राज किया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक उत्तरदायी सरकार की नीति की घोषणा की, लेकिन उसके पीछे असली मंशा थी भारत में विभाजन के बीज बोना। इसी दौर में भारत में राजनीति में एक ट्रायंगल उभरा, अंग्रेजी सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का घोषित उद्देश्य था मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन ब्रिटिश नीति ने इस वफादारी को धार्मिक प्रतिनिधित्व के संस्थागत ढांचे में बदल दिया, जिसका उदाहरण है 1916 का लखनऊ पैक्ट, यानी मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। और यही वो पैक्ट है जिसने पाकिस्तान का बीज बो दिया और यहीं से भारत के खिलाफ अस्थायी रूप वाला नैरेटिव वॉर का बीज भी बोया गया। भारत पाकिस्तान, जहां राजनीति केवल विचारों की नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई बन गई, जहां असहमति विचारधारात्मक बहस नहीं रही
बल्कि अस्तित्व का प्रश्न बन गई। अलग पाकिस्तान की मांग में जिन्ना द्वारा देश भर में डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को भयानक दंगे हुए, खासकर कोलकाता में हजारों की संख्या में लोग मरे। आज जब हम सोशल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी नैरेटिव देखते हैं तो ये उन्हीं सब इतिहास की गूंज है। बस फर्क इतना है कि तब ब्रिटिश अखबार और उनके अधिकारी कहानी गढ़ते थे और आज वही काम हमारे नेता, इंटेलेक्चुअल्स, एल्गोरिदम्स, बूट्स और कुछ देश की खुफिया एजेंसीज कर रहे हैं। अभी पूरे देश भर में फिर से नैरेटिव वॉर के माहौल को तैयार किया जा रहा है। लद्दाख की ठंडी घाटियों में जो टकराव दिखा है वो सिर्फ वहाँ की लोगों की ज़रूरतों, पर्यावरण या राज्य का दर्जा प्राप्त करने या भारत चीन सीमा विवाद मात्र नहीं है। वो है भू राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, मतलब जियो पॉलिटिक्स की लड़ाई। यानी कौन एशिया में नेतृत्व करेगा, कौन लीड करेगा। चीन ने ये खेल बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और चीन की नीति रही है विस्तारवाद की, मतलब एक्सपेंशन पॉलिसीज। 1950 के दशक में ही उसने तिब्बत को अपने नियंत्रण में लेकर भारत की उत्तरी सीमाओं के पास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी और 1962 के युद्ध में उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो आज भी चीन के नियंत्रण में है। चीन का असली उद्देश्य सिर्फ जमीन नहीं, अपना प्रभाव बनाए रखना है। वो चाहता है कि भारत उसका जूनियर पार्टनर की तरह रहे, यानी एशिया में नेतृत्व का दावा ना करे, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न तो राजनीतिक स्तर पर, न आर्थिक, न सैन्य रूप से उसके बराबर में कहीं खड़ा हो भारत। 2020 में गलवान घाटी का तनाव अचानक नहीं था, उसके पीछे साफ वजह थी। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास शुरू कर दिया था। दारबुक श्योक दौलत वेग ओल्डी सड़क का निर्माण, यानी DSD बीओ रोड। ये सड़क लद्दाख भारत के दुर्बक गांव से शुरू होकर श्योक नदी के किनारे किनारे चलती है और अंत में दौलत वेग ओल्डी DVO नामक भारतीय सेना के बेस तक पहुंचती है। लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ये सड़क सियाचिन ग्लेशियर के पास भारत के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों को जोड़ती है। यही सड़क चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन और उसके महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, यानी CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों के लिए सीधा खतरा बन गई। यानी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीन की रणनीतिक कमजोरी बन गई। इसके बाद चीन ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ाकर 3 उद्देश्य पूरे करने की कोशिश की। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करना, भारत की उभरती शक्ति वाली छवि को कमजोर करना और सीमाओं पर अपनी तरीके से नैरेटिव वॉर को तय करना। मतलब बात तो बिल्कुल साफ है, भारत ने सुरक्षा के लिहाज से जो भी कदम उठाए, चीन ने उन्हें सीधे चुनौती के रूप में देखा। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसका CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट और भारत के प्रति उसके एजेंडे दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसी बीच अधिकारों की मांग में एक आवाज उठने लगती है। लद्दाख, वो जगह जहां भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं, लेकिन आज वहां सबसे गहरी राजनीतिक दरारें दिखाई देने लगी हैं। इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आंदोलन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में लाने की मांग पर केंद्रित था। यह दिखने में एक वैध संवैधानिक आंदोलन था जो गांधीवादी तरीके से अनशन और शांति के साथ चलाया जा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन हालात बदल गए। गुस्साए भीड़ ने आतंक मचाते हुए BJP कार्यालय में ही आग लगा दिए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे आंदोलन का स्वरूप बदल दिया। सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से जोड़ दिया और सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई की गई। लद्दाख के पुलिस प्रमुख ने कहा, सोनम वांगचुक ने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश के उदाहरण देकर जनता को उकसाने की कोशिश की और यह भी कहा गया कि उनके विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान इंटेलिजेंस से संपर्क के एंगल की जांच हो रही है।
राजनीतिक गलियारों में आरोप भी लगाए गए हैं कि वांगचुक और कांग्रेस विदेशी एजेंसियों खासकर चीन और पाकिस्तान से प्रभावित है और यह आंदोलन लद्दाख की रणनीतिक स्थिरता के लिए बहुत खतरा है। यहीं से नैरेटिव बदल गया। जो आंदोलन पर्यावरण, जन भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों पर आधारित था, वो अचानक भू राजनीतिक साजिशों की कहानी बन गया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान यात्रा पूरी तरह पेशेवर और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थी। वो संयुक्त राष्ट्र और डॉन मीडिया द्वारा आयोजित एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही, हिमालय की चोटी पर पिघलता है ग्लेशियर ये नहीं देखता कि भारत में हूँ या पाकिस्तान में। लेकिन जरा यहाँ रुकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है कि पर्यावरण घटनाएं सीमाएं नहीं देखती है, लेकिन सवाल यह है कि आवाज तब क्यों नहीं मजबूत हुए जब चाइना लद्दाख सटे अपने बॉर्डर पर तेजी से विकास कर रहा था। क्यों चाइना के तरफ की बॉर्डर विकास का पर्यावरण पे क्या कोई असर नहीं होगा? लद्दाख को 6 शेड्यूल में मांग किए जाना चलो एक तरफ से सही भी मान लेते हैं, लेकिन क्या उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जिसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विकास में रुकावटें पैदा होंगी, जिसका सीधा सीधा असर पूरे देश को झेलना पड़ेगा। और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पावर डिवाइड होंगी तो बहुत ज़्यादा हद तक इंटरफेरेंस बन सकता है चीन का उस क्षेत्रीय राजनीति में, जो बार बार दिल्ली को मतलब भारत को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर सकता है। एक बार जब देश डिफेंस स्तर पर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक हद तक जब स्ट्रक्चर्ड लेवल पर स्टैब्लिश कर लेगा, तब जरूर लद्दाख को राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने पर सरकार विचार कर सकती है। एक और बातें जो बहुत तेजी से उछाले जाती हैं, अंबानी अडानी, तो विकास कौन करेगा वहाँ? हम और आप, शोर मचाने वाले? आम जनता तो रोटी कपड़ा मकान बच्चे और हंसी ठिठोली में लगे हैं, क्योंकि उन्होंने तो देश को सरकार का मान लिया है। हमारा तो कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे खैबर पास नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? चलो मैं बताता हूँ। इतिहास में एक मानसिक प्रतीक था, मेंटल टॉर्चर था खैबर पास। जब जब भारत अंदर से कमजोर हुआ, खैबर खुल गया, ऐसा माना जाता था। और जब भारत एकजुट रहा तो इसका मतलब था कि खैबर बंद रहा। खैबर दर्रा मतलब खैबर पास आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह अफगानिस्तान के जलालाबाद को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है। यह हिंद कुश पर्वतमाला का सबसे आसान और कम ऊंचाई वाला रास्ता था, जो मध्य एशिया में भारत में उतरने का नेचुरल डोर माना जाता था। सोचिए, सीमा क्षेत्र से जुड़े राज्य या यूनियन टेरिटरी कोई भी सरकार उपहार में देने के लिए उसकी सुरक्षा अपने पास नहीं रखती है। देश की सुरक्षा के लिए न जाने कितने तंत्र लगे हैं जिन्हें हम आप जानते तक नहीं, और देश की सुरक्षा में अपनी जान दे रहे हैं, जिसे बड़े आसानी से हम लोग खुफिया एजेंसी बोलते हैं। माना कि सोनम वांगचुक ने देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं, हो सकता है उनके और सरकार के बीच में एक साझा बातचीत की भी प्रयास हुए होंगे, लेकिन देश हित में निजी अधिकार बिना किसी सवालों के पीछे रह जानी चाहिए। गांधी के पोर्ट्रेट में वो सही है या गलत, उसका फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सरकार की ओर से भी खड़े किए गए हैं कि सोनम वांगचुक ने अपनी सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी क्यों नहीं दी है, अपनी कंपनी, अपनी ट्रस्ट और पर्सनल बैंक अकाउंट के डिटेल्स क्यों छुपा कर रखे, विदेशों से वे पैसा क्यों ले रहे थे और विदेशों से पैसा लेने में उन्होंने नियमों का उल्लंघन क्यों किया। जो पैसा ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हुआ उसे उन्होंने अपने निजी कंपनी में क्यों जमा किया। हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, वो बैठे भी हैं इसलिए कि किस प्रकार दुश्मनों की रणनीतियों को असफल किया जाए। किसी भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज में ऐसे ऐसे एक्सपर्टीज होते हैं जिन्हें पल भर नहीं लगते आपके इमोशंस और लॉजिक्स को डिफ्यूज करने में, और एक पल में आप उनकी विचारों से सहमत हो जाएंगे। खैर, इतनी कोशिशें तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स पर किए जाते हैं, लेकिन एक आम जनता के लिए उनकी हवा की एक दिशा ही काफ़ी है। क्योंकि हमारा भारत तो महान है, लेकिन भारत के लोग इतने महान हैं कि भारत के लोगों की महानता सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है।
तभी तो भारत में आंतरिक अस्थिरता यानी कि भारत को इंटरनल डीएस्टेबलाइज करने के लिए सबसे असरदार हथियार है रिलीजियस इंफॉर्मेशन वॉर। यानी धर्म के नाम पर कहानी गढ़ो, भावनाओं को भड़काओ और फिर पूरे देश में उसे हम बनाम वो की लड़ाई बना दो। मीन्स वी वर्सेस दे। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, आई लव मोहम्मद। माना जाता है कि यह शुरुआत हुई कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान, जब कुछ मुस्लिम युवाओं ने अपने हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर उठाए। लेकिन असल में इसकी शुरुआत तो कहीं और हो चुका होगा। देखने में यह एकदम एक इमोशन से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे उकसाने का प्रतीक बना दिया गया। कानपुर पुलिस ने बाद में साफ कहा, पोस्टर में लिखे आई लव मोहम्मद से नहीं किए गए, बल्कि इस वजह से थे कि जुलूस में नई परंपराएं जोड़ी गई और दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़े गए। और जिस जगह से सब कुछ किया जा रहा था उसके कोई भी आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा हटाए जाने का कार्य किया गया और बस इसी छोटी सी क्रिया को एक स्थानीय धार्मिक आयोजन को सांप्रदायिक टकराव की दिशा का रूप दे दिया जाता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना था कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि नैरेटिव वॉर में क्रिया तभी पूरी होती है जब वो किसी प्रतिक्रिया को जन्म दे। और वही हुआ कानपुर के इस घटना की प्रक्रिया। कुछ ही दिनों में वाराणसी, झांसी और उज्जैन तक पहुंच गई। वहां मंदिरों और गरबा में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर निकल आए। कई संतों ने कहा यह आई लव मोहम्मद विवाद का जवाब है। यानी एक शहर का जुलूस कुछ ही दिनों में पूरे देश की धार्मिक बहस बन गई। यही है नैरेटिव वॉर की ताकत, जहां एक स्थानीय घटना राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण का औजार बन जाती है। अंतिम मकसद सीधा है, मुसलमानों को हिंदू विरोधी और हिंदुओं को मुस्लिम विरोधी दिखाना। जब समाज दो हिस्सों में बंट जाता है तो सही सवाल, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब गायब हो जाते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था, नैतिकता हमारी सब पीछे छूट जाते हैं। यह कहानी सिर्फ कानपुर और वाराणसी की नहीं है। यह बताती है कि नैरेटिव वॉर में भावनाएं हथियार बन जाती हैं और धर्म जो कभी जोड़ने का माध्यम था अब वो बांटने की रणनीति बन जाता है। सवाल यह नहीं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर किसने लगाया, सवाल यह है किसने इसे आग बना दिया। नैरेटिव वॉर में सिर्फ विदेशी एजेंसियां काम नहीं करती, कई बार देश के भीतर के नेता और संगठन ही मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के औजार बन जाते हैं। 2024 में IHL इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट आई। पिछले साल व्यक्तिगत नफरती भाषण के मामलों में लगभग 75% की वृद्धि हुई है। यह कोई सहज विस्फोट नहीं था, यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था जो बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा चुनावी मौसम में चलाई गई। चुनाव का समय मतदाताओं को धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत करने के लिए सबसे सामरिक असर बन चुका है। मतलब कि इलेक्शन टाइम में वोटरों को धर्म, जात इन सब में उलझाकर मेन मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट रखना। मतलब इन सारे प्रोसेस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दरअसल ISI जैसे विदेशी एजेंसियों की मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन यानी कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की रणनीति से मेल खाता है। यानी जो तकनीक कभी सीमाओं के बाहर से चलाई जाती थी अब देश के अंदर ही संस्थागत हो गई है। नैरेटिव वॉर की सफलता तब होती है जब देश के भीतर के ही व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में विदेशी शत्रुओं के उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं और नतीजा भारत के नागरिकों का एक वर्ग वैचारिक रूप से देश से विमुख होने लगता है, यानी ब्रेन ड्रेन होने लगता है। मतलब उनकी देश के प्रति जो भावनाएं हैं वो टूटने लगती हैं, वो धुंधला होने लगता है। यानी ब्रेन ड्रेन अब सिर्फ रोजगार का पलायन नहीं बल्कि विचारधारा का पलायन भी बन गया है। पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI दुनिया के उन कुछ एजेंसियों में से है जो इंफॉर्मेशन वार को सीधे हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इसका सबसे बड़ा निशाना होता है आपका दिमाग।
आपकी भावना। आईएसआई की पूरी रणनीति मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन यानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन पर आधारित है। मकसद साफ है, गलत सूचना और प्रचार के जरिए विरोधी देश को अपनी इच्छा के मुताबिक सोचने और काम करने पर मजबूर करना। यानी कि जो सच्चाई है वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही लगे, बस उस सच्चाई को बताने का तरीका ही बदल दो, डेफिनेशन ही उसकी बदल दो। इस एजेंसी की एक पुरानी तकनीक रही है, हार को झूठा जीत में बदल देना, जो अभी हाल ही में आप सब ने भी सुना ही होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बातें, जो असल में शरीफ तो नहीं है। उन्होंने ये कहा भारत के 1 राफेल गिरा दिए, फिर बाद में उन्होंने कहा 2 राफेल गिरा दिए, फिर उन्होंने बाद में कहा यूनाइटेड नेशन में 10 राफेल गिरा दिए। 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध, तीनों में पाकिस्तान को करारी हार मिला। फिर भी हर बार इस्लामाबाद की मीडिया ने हमने भारत को हराया जैसी सुर्खियां छापी और भारत में भी नैरेटिव चलाए गए। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का खिताब दिया गया, मतलब 93,000 सैनिकों को बिना किसी शर्तों पर छोड़ दिया गया और पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस को महज चिकन नेक पर छोड़कर पाकिस्तान में भारत के 54 सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया टुडे लिखती है 54 ऑफ द इंडियन वॉर प्रिजनर आर स्टिल इन पाकिस्तानी जेल। ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड के एक बयान में तो इतना तक कहा गया कि उन 54 में से 30 सेना थे और 24 वायुसेना के कर्मी थे और ये पश्चिमी मोर्चे पर लड़ते हुए गिरफ्त में आए थे। स्वराज्य में द मिसिंग 56 नाम से उसमें मेजर AK घोष की टाइम मैगजीन में फोटो तक प्रकाशित होने की बात बताई गई, जिसे पाकिस्तान के हिरासत में होने के प्रमाण के रूप में भी देखा गया और कई नाम भी दिए गए कि कौन कौन सैनिक उनमें थे। यही है नैरेटिव वॉरफेयर का सबसे खतरनाक चेहरा, जहां सच को नहीं, सच की कहानी को बदला जाता है। आईएसआई का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है आतंकी समूह का इस्तेमाल एक रणनीतिक मोहरे की तरह करना। उदाहरण के लिए, जब श्रीनगर विधानसभा पर आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने अमेरिका से मांग की कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले। CIA ने कार्रवाई की, ये तब की कांग्रेस सरकार थी, और इस्लामाबाद को मजबूर किया कि वो आतंकी मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी को गिरफ्तार करें। और यह घटना साफ दिखाती है ISI आतंकवाद को रणनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन जब वैश्विक दबाव पड़ता है तो वही आतंकवादी उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। इलियास कश्मीरी, जो कभी ISI का भरोसेमंद एजेंट था, बाद में उसी का दुश्मन बन गया और उसने पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की हत्या की भी साजिश रची। इसी तरह ओसामा बिन लादेन भी कभी अमेरिका का ही एजेंट हुआ करता था। खैर, अभी हाल ही में अल जजीरा के एक इंटरव्यू में खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि यस, वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर द US फ्रॉम डेकेड्स, मतलब कि हम यह गंदी काम करते हैं अमेरिका के लिए दशकों से। तो समझिए, युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, स्क्रीन पर लड़ा जाता है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI अब सिर्फ जासूसी एजेंसी नहीं रही, वो भारत में ही बैठे कुछ प्रभावशाली चेहरों और विचार निर्माताओं का इस्तेमाल अपनी कहानी आगे बढ़ाने के लिए करती है। इसका मकसद है देश के मुसलमानों और बाकी समाज के बीच अविश्वास पैदा करना, भावनाओं को भड़काना और लोगों को वैचारिक रूप से डाइवर्ट कर देना, उनको थॉटफुल डिसऑर्डर कर देना। मतलब आप समझ रहे हो, पूरी ब्रेन वॉश, यानी ऐसा ब्रेन ड्रेन जो अब सिर्फ विदेश पलायन नहीं बल्कि देश से ही मानसिक दूरी बन जाना, मतलब कि अपनी देश से ही वो लगाव खत्म कर देना और धर्म के नाम पर एक दूसरे को कत्ल कर देना। यही है नैरेटिव सबवर्जन, यानी इंफॉर्मेशन उलटफेर की रणनीति। यहाँ सच को नहीं बल्कि संदर्भ को मोड़ा जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण राहुल गांधी जैसे नेताओं के विवादित बयान है। जब वे विदेशों में भारत को विभाजित, डर से भरा या लोकतांत्रिक रूप से कमजोर बताते हैं, तो उनके ये शब्द एक संगठित इकोसिस्टम के जरिए एम्पलीफाई किए जाते हैं, यानी वही नेटवर्क जो भारत के खिलाफ सोशल मीडिया और रिपोर्टिंग स्पेस को नियंत्रित करता है। और राहुल गांधी इल्हान उमर जैसी भारत विरोधी हस्तियों से मिलते हैं तो यह मंच भारत विरोधी एजेंडे को वैश्विक वैधता देती है। तो यानी कि वैसे प्लेटफॉर्म
भारत विरोधी सोचों को वैलिडेशन देता है। मैं आपको बहुत सारे तकनीक्स और फैक्ट्स में अंदर नहीं ले जाना चाहता हूँ, और ना ही आज के वक्त में आम भारतीयों को इतनी दिलचस्पी है, क्योंकि वे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इस तरह से व्यस्त हैं और फ़ोनों में सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने में इस तरह से व्यस्त हैं कि पूरी तरह से एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तरीके से हमारे माइंड को ऑक्यूपाइड कर रखी है। और यही वो कारण है कि देश उनके लिए बाद में आता है। उनके अनुसार सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। खैर, तकनीक रूप से कार्य हमारे देश की सरकार, एजेंसी और हमारी सेना कर रही है। हमें ज़रूरत है अपने सरकार और उन एजेंसियों का साथ देना, अपने घर और अपने देश की सुरक्षा के लिए। आंखें हमें खुद खोलने होंगे। देश हमारे हाथों में है, ना कि किसी राहुल गांधी और ना ही मोदी जी के हाथों में। मैं देश के हर बड़ों से कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा ईश्वर अल्लाह है जो प्रेम की भाषा नहीं समझता? ऐसा कौन सा धर्म है जो नफ़रत सिखाता है? धर्म की तो शुरुआत ही प्रेम और मानवता के लिए हुई थी। लेकिन आज हम किस धर्म के ठेकेदारों के व्यापार में उलझ गए हैं? कैसे अपने बच्चों को धर्म के नाम पर काट लेने, लड़ लेने के लिए छोड़ देते हैं? क्या हमें अपने बच्चों से भी प्यार नहीं? ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है मानवता को जिंदा रखने के लिए मानवता को ही काट दो? असल में हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे होते हैं, वो बस एक सफ़ेद चादर के अंदर व्यापार है, जो दिखता साफ है लेकिन चलता व्यापार है। बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ? माँ बाप और बड़ों के लिए वो बच्चे ही हैं। देश के भविष्य हैं वो। जरा आप अपने जीवन के अनुभव के चश्मों से उन्हें देखिए और मानवता सिखाइए, पढ़िए, सीखिए और देश से प्यार करिए। देश है तो आपका घर है, धर्म है, जात है, आप हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।